Hello students, welcome you all in the second video lecture of oogenesis. In our previous lecture, we have discussed about the basic concepts of oogenesis and different phases of oogenesis. I hope आपके सभी doubts clear हुए होंगे. This video lecture deals with the growth phase of oogenesis in detail. Actually, growth phase is very essential and very important as far as oogenesis is concerned. So, let's have next slide. ये जो स्लाइड है ये आपके डिफरेंट फेजेस है oogenesis के उनको शो करता है. ये सारा हम कुछ सीख चुके हैं, ये सब हम समझ चुके हैं कि किस तरह से एक जो डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स होती हैं ये माइटोटिक और मेयोटिक डिविजन्स के थ्रू एक सिंगल हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन करती हैं. इसके अलावा यहाँ पे पोलर बॉडीज का भी सिंथेसिस होता है. तो ये सभी एक बेसिक कंसेप्ट्स में हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड होते हैं. इसी तरह के इवेंट्स हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा था. तो बेसिक जो फेजेस होती हैं दैट इज फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू जर्मिनल सेल्स अपने नंबर्स को इंक्रीज करती हैं. सेकेंड फेज जो होती हैं दैट इज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उनका साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज जो है वो क्या उसका पीछे फंडामेंट्स होते हैं सारे वो हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. इसके बाद की जो स्टेज होती है दैट इज द मैचुरेशन स्टेज. मैचुरेशन स्टेज इज एक्चुअली रिलेटेड विद द मेयोसिस और रिडक्शन डिवीजन, और इस डिवीजन के थ्रू एक डिप्लॉइड जर्मिनल सेल जो होती है वो हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन कर पाती है. तो oogenesis के केस में एक जर्मिनल सेल से एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है. इसके अलावा पोलर बॉडीज का सिंथेसिस होता है. देयर आर 3 पोलर बॉडीज, और ये पोलर बॉडीज जो होती हैं ये फर्टिलाइजेशन में किसी तरह से भी कोई रोल प्ले नहीं करती हैं. अल्टीमेटली दे गेट डीजेनरेटेड. सो ग्रोथ फेज जो है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ गैमेटोजेनेटिक प्रोसेस. स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हम देखते हैं और oogenesis में भी हम इसे देखते हैं कि ग्रोथ फेज जो है वो सबसे बड़ी फेज होती है पूरे गैमेटोजेनेटिक प्रोसेस की. ग्रोथ फेज का जो ड्यूरेशन है या ग्रोथ फेज की जो इम्पोर्टेंस है वो डिपेंड करती है गैमेट के फंक्शन पे. ठीक है, अगर हम स्पर्म का फंक्शन देखते हैं तो स्पर्म का फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ फेज जो है वो उसके साइज से रिलेटेड है, सिर्फ साइज इंक्रीज होता है. वहां पे आप किसी तरह की नरिशमेंट की बात नहीं करते क्योंकि स्पर्म्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड कराती हैं. लेकिन oogenesis के केस में ग्रोथ फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि अगर हम एग का फंक्शन देखते हैं, ओवम का फंक्शन देखते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड कराना इज द फोरमोस्ट फंक्शन. लेकिन सेकेंड जो फंक्शन होता है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग जाइगोट. जाइगोट जो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स का सिंथेसिस की आप बात करेंगे या किसी भी तरह की मूवमेंट की बात करेंगे या डिविजन्स की बात करेंगे, उन सब के लिए जो भी नरिशमेंट चाहिए होता है, जो भी एनर्जी चाहिए होती है, उन सबको प्रोवाइड करवाना भी एग का रोल होता है. तो ये सारा जो रोल है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का जो रोल है वो ग्रोथ फेज से रिलेटेड होता है. ठीक है, यानी कि किसी भी डेवलपिंग जाइगोट के लिए एग का कंट्रीब्यूशन स्पर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. तो ग्रोथ फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज द प्री विटेलोजेनेसिस एंड सेकंड इज द विटेलोजेनेसिस. विटेलो वर्ड जो है वो योग के लिए काम में लिया जाता है. ठीक है, तो विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस मीन्स जेनेसिस ऑफ योग. योग इज द मटेरियल दैट इज रिलेटेड विद द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग जाइगोट. प्री वाइटलोजेनेसिस जिसमें हम बात करेंगे योग के सिंथेसिस से पहले वाली स्टेज, और विटेलोजेनेसिस में हम डिस्कस करेंगे योग के सिंथेसिस वाली स्टेज. सो पहले हम बात करेंगे प्री विटेलोजेनेसिस की. तो प्री विटेलोजेनेसिस जो है इसमें we will discuss about the magnitude of growth, rate of oocytic growth और mode of growth of oocyte. Pre-vitellogenesis basically related है growth of nuclear material as well as of cycloplasmic material. तो growth of nuclear material देखिए, किसी भी एग क्या है, एक सेल है,
सेल में हम जो एक नॉर्मल सेल को पढ़ते हैं तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती हैं, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है। तो अगर एक सेल की ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं तो सेल की ग्रोथ में न्यूक्लियस की भी ग्रोथ होगी और साइटोप्लाज्म की भी ग्रोथ होगी। तो इनकी कंबाइंड एक्शन को ही हम ग्रोथ फेज में लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि आपके डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है, यानी कितना ज़्यादा ग्रोथ होगी, कितने ड्यूरेशन तक ग्रोथ होगी, या कितनी अमाउंट में योग का सिंथेसिस होगा, ये डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट किस तरह का है। मेरे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। इंटरनल मीन्स जो भी मदर है उस मदर की बॉडी में हो रहा है, यानी इंटरनल हो रहा है, या एक्सटर्नल मदर की बॉडी से बाहर हो रहा है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट है तो नरिशमेंट या योग का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। अगर योग का अमाउंट ज़्यादा है तो इसके लिए समय भी ज़्यादा लगेगा, इसके लिए ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेवलपमेंट किस तरह का है। अगर हम ह्यूमन को देखते हैं, मैमलियन स्पीशीज को देखते हैं, तो जो डायमीटर है वो कितना इंक्रीज होता है, 200 माइक्रोन। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, फ्रॉग्स की बात करते हैं, तो इट विल गोज टू 2000 माइक्रोन। और अगर हम बर्ड्स का केस देखते हैं तो ये अप टू 40,000 माइक्रोन्स तक चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैमल्स को देखें तो मैमल्स में इंटरनल डेवलपमेंट है, तो बहुत ज़्यादा नरिशमेंट एग के लिए ज़रूरत नहीं होती है। मैमल्स में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। फ्रॉग्स को अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल डेवलपमेंट है लेकिन मीडियम कैसा है, एक्वेटिक मीडियम है, इसलिए यहाँ पे इसका साइज कितना है, 2000 माइक्रोन तक गया है। लेकिन बर्ड्स को आप देखेंगे, रेप्टाइल्स को आप देखेंगे, तो वहाँ पे भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट है लेकिन टेरेस्ट्रियल मोड में होता है, ड्राई एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए यहाँ पे योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कितना ग्रोथ हो जाता है, लगभग 40,000 माइक्रोन तक इसका चला जाता है। तो इस तरह से जो मैग्नीट्यूड है किसी भी ग्रोथ फेज का, वो डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट किस तरह का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल की। न्यूक्लियर मटेरियल में जो इंक्रीज है वो न्यूक्लियर सैप भी इंक्रीज होता है और क्रोमोसोम का साइज भी इंक्रीज होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, बढ़े हुए न्यूक्लियस के साइज को, या जो इनलार्ज्ड न्यूक्लियस है, दैट इज टर्म्ड एज जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, तो जर्मिनल वेसिकल में और एक सिंपल न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? जर्मिनल, देखिए आप इसको यहाँ पे टर्म दे रहे हैं जर्मिनल सेल से रिलेटेड जो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हर एक सेल में इस तरह से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेल का साइज बढ़ गया है, जैसे हमने बात करी कि 200 माइक्रोन तक चला गया या 40,000 माइक्रोन तक चला गया, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के साइज बढ़ने में न्यूक्लियर सैप और क्रोमोसोम दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को हम डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम का साइज किस तरह से बढ़ जाता है। ये हमने oogenesis का जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो ग्रोथ फेज होती है उसमें एक्चुअल में एग जो है वो प्रोफेज स्टेज में प्रेजेंट होता है, प्रोफेज के डाइकाइनेसिस में अरेस्टेड रहता है। तो प्रोफेज स्टेज से पहले क्या आता है, हमेशा इंटरफेज आता है। तो ग्रोथ फेज की इनिशियल में क्या आती है, इंटरफेज आती है। एंड इंटरफेज इज ऑलवेज रिलेटेड विद द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर? तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो अमाउंट या जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं, यानी क्रोमोसोम एक बंच के फॉर्म में ही प्रेजेंट है और उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं उसमें लगातार रेप्लिकेशन डिवीजन चलता रहता है। तो मल्टीपल रेप्लिकेशन राउंड्स होते हैं लेकिन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता, तो क्रोमोसोम का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्पेशल केस अगर हम एम्फीबियन oocytes को देखते हैं तो वहाँ पे क्रोमोसोम कैसे नजर आता है, लैंप ब्रश जैसी उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, लैंप ब्रश क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो जर्मिनल वेसिकल न्यूक्लियस सैप और क्रोमोसोम दोनों से रिलेटेड होता है। और लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्या है इसके बारे में भी हमने देखा। एक्चुअल में जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको पूरा प्रोसेस डिटेल्स में आपको पूरा प्रोसेस पूछा जाता है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे दे में आस्क अबाउट एनी स्पेसिफिक फेज ऑफ गैमेटोजेनेटिक प्रोसेस, या किसी आपको टर्म आपको दे दी जाती है और उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑल द टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज जो आपके इसमें इंक्लूड होती हैं। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है दैट इज इन्फॉर्मोसोम्स। इन्फॉर्मोसोम्स
जो है ये क्या होते हैं, दीज आर इनएक्टिवेटेड मैसेंजर आरएनएज। ये हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, देखिए जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो ये हमें समझना चाहिए, ये पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि उस वक्त जितना भी डेवलपिंग मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, एग प्रोवाइड करा रहा है। स्पर्म सिर्फ डीएनए प्रोवाइड करवाता है, वो भी हाईली कंडेंस्ड होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को जब हम देखते हैं तो वहां पे हमने बात की थी कि आरएनए मटेरियल डिसॉल्व आउट हो जाता है, जितना भी न्यूक्लियर सैप होता है वो सारा डिजनरेट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हाईली कंडेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे उस स्टेज में बहुत सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे इसेंशियल एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सब का जो सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जब जाइगोट का फॉर्मेशन चल रहा था उस वक्त रेप्लिकेशन प्रोसेस इतना नहीं होता है, गेटिंग, रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो प्री फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनएज उस वक्त चाहिए होते हैं जो कि प्रोटीन्स को फर्दर सिंथेसाइज कर सके। तो ये जो प्री फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनएज हैं, दीज आर एक्चुअली इन्फॉर्मोसोम्स, जो कि आपके ग्रोथ फेज में ही बन जाते हैं। इस वक्त इन्हें एक प्रोटीन की कवरिंग के थ्रू इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे हमने पढ़ा कि अभी रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद में कुछ मैसेंजर आरएनएज भी बनते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनएज जो है, इनमें से कुछ मैसेंजर आरएनए को इनएक्टिवेट करके रखा जाता है, प्रोटीन से रैप करके रखा जाता है, और ये मैसेंजर आरएनएज जो है ये जब डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वक्त काम में आते हैं। एक्चुअल में जाइगोट जो बनता है उसके जीन्स उस वक्त एक्टिवेट नहीं होते, यानी जाइगोटिक जीन्स जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो जब तक जाइगोटिक जीन्स एक्टिवेटेड नहीं है, जब तक जाइगोटिक डीएनए रेप्लिकेट होकर के मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता है, तब तक प्री फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस किया जाता है। तो इन सब के लिए इन्फॉर्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन एक्चुअली रिलेटेड होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियस में, ये एक स्पेस होती है जो कि क्रोमोसोम से ही बनती है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे आरएनए होना चाहिए, दिस इज राइबोसोमल आरएनए नॉट राइबोसोमल डीएनए, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो रीजन होता है, इसके नंबर इंक्रीज होते हैं, या यहाँ पे जो जीन की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, और ये जो है बेसिकली किसका फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जीन्स का एम्प्लीफिकेशन होता है जिसकी वजह से आरएनए के सिंथेसिस का नंबर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके पीछे फंडा क्या है कि प्रोटीन्स को आपको सिंथेसाइज करवाना है, ठीक है। जब एक्चुअली ग्रोथ फेज में भी आपको प्रोटीन्स चाहिए, जाइगोट का जब डेवलपमेंट करना है उस वक्त भी आपको प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं या जितनी भी अलग मशीनरी है वो तो है ही, इसके साथ हमें और क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, क्लियर। तो राइबोसोम का सिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, आरएनए चाहिए, और क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो ये भी प्री फॉर्म्ड होने चाहिए। तो आरएनए के सिंथेसिस के लिए आपको एनओआर रीजन को इंक्रीज करना होगा, तो एनओआर रीजन से आरएनए का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, तो दिस इज नॉन एज जीन एम्प्लीफिकेशन। न्यूक्लियर मटेरियल के बाद में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की। तो ग्रोथ जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की है वो कैसे होती है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, दोनों तरह की ग्रोथ इसमें इंक्लूड होती है। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करें गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी जो है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सिंथेसिस करती है, इसको मैं आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेसाइकल्स के फॉर्म में बन जाती है, और उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये क्या करेंगे फिर, अल्टीमेटली राइबोसोम्स आर रिलेटेड विद ऑलवेज विद द प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन रिलेटेड विद द एनर्जी से रिलेटेड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डेवलपिंग साइट होता है उसमें पेरिफ्री पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये डिस्पर्स होकर के एक क्लाउड शेप में स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी जो होता है ये एक्चुअल में जो भी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, एग की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम विटलैंड मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसकी पेरिफ्री पे ये वेसाइकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और दीज वेसाइकल्स आर फिल्ड विद द म्यूकोपोलोसैकेराइड। म्यूकोपोलोसैकेराइड से ये फिल्ड रहते हैं, और ये एक्चुअल में क्या करते हैं, म्यूकोपोलोसैकेराइड का रोल होता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करना ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होता है, और ये फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद द पॉलीस्पर्मी, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पे जो है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन से रिलेटेड रहता है। ये दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, मेच्योर ओवम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन है इनर वाली, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन, एंड आउटर मेम्ब्रेन जो होती हैं दिस इज जोना पेलिसिडा। तो इन दोनों के जो बीच की स्पेस होती है, स्पेस इन बिटवीन इज नोन एज पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को अगर हम देखें तो वो यहाँ कहीं प्रेजेंट होते हैं, इनसे म्यूकोपोलिसैकेराइड सिक्रेट आउट होकर के पेरीविटलाइन स्पेस में आता है, और ये यहाँ पे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करते हैं। फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेरीविटलाइन स्पेस, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्दर स्पर्म्स हैं उनके इंटरेक्शन को फर्टिलाइज्ड एग से रोकती हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अलावा भी मैकेनिज्म्स होती हैं जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कर दिया जाता है, तो दैट इज नॉट नीडेड हियर। नेक्स्ट, विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम योग के सिंथेसिस की बात करते हैं। वाइटेलो मीन्स योग, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो योग जो है वो क्या है, योग इज द कलेक्टिव मटेरियल ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड ग्लाइकोजन। नरिशमेंट से रिलेटेड होता है। देखिए हमारी बॉडी को जो नरिशमेंट होता है उसके लिए भी यही 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टोर्ड फूड जो हमारे में होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो इसी तरह से योग का सिंथेसिस लिवर से होता है, ठीक है। तो ये आपके एक्स्ट्रा गोनेडियल रीजन से सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद में ये गोनेडियल रीजन तक पहुंचते हैं। तो योग आपका प्रोटीन, लिपिड और ग्लाइकोजन का बना है। तो तीनों ही जो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं इनका फंक्शन अलग अलग है। ग्लाइकोजन आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लिपिड आपका स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करता है, या आपकी जो सिंथेसिस हो रही होती हैं चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह हैं, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, या इन सब के सिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। डिविजन्स के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। तो ये आपका नरिशमेंट से रिलेटेड हो गया। योग का अमाउंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंड करता है डेवलपमेंट पे, कितना ज़्यादा आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट है जो सिर्फ योग पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे एग का योग का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो योग के बेस पे आपके एग्स जो है उनको हम एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल में बता सकते हैं। इसके अलावा मीजोलेसिथल होते हैं जिसमें मीडियम अमाउंट में होता है, और मेगालेसिथल एग्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा योग का अमाउंट होता है, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें आपका योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि योग जो है वो डेवलपिंग एग को पोलैरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। कैसे, आपका जो एग है उसमें एक्चुअल में वो सभी साइड से इक्वल नहीं होता, ठीक है। उसमें 2 पोल्स होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल क्या होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वेजिटल पोल क्या होता है, जहाँ पे योग प्रेजेंट होता है। योग जो है वो डिवीजन को इनहिबिट करता है, ठीक है। जो भी सेल्यूलर डिविजन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो एनिमल पोल जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसी पोल पे डिविजन्स होते हैं, जहाँ पे योग प्रेजेंट होता है वहाँ पे डिविजन्स नहीं होते हैं। यानी योग, प्रेजेंस ऑफ योग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिवीजन। जितना ज़्यादा योग होगा उतना ही डिविजन्स के अमाउंट कम होंगे, डिविजन्स उतना ही धीरे होगा, कम होगा, ठीक है। ये आप यहाँ की स्लाइड्स में क्लियरली देख सकते हैं। योग मे बी ऑफ प्रोटीन, मे बी ऑफ फैट। तो प्रोटीन होगा तो प्रोटीनियस योग कहा जाएगा, और फैटी है तो फैटी योग कहा जाएगा। इसके अलावा ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या योग प्लेटलेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। योग जो होता है इसमें 2 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फॉस्फोविटिन एंड लाइपोविटिलिन, ठीक है। इन दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन और वाइटेलोजेनिन। ये इनका कॉम्पोजिशन हुआ एक तरह से, ठीक है। तो योग जो है
इसका सिंथेसिस लिवर में होता है, लेकिन जब लिवर में इसका सिंथेसिस होता है तो ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप उसको उस फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हो। इसके स्टोरेज के लिए इसे क्या करना होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होता है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है, फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है। यानी अगर हम जो प्रोटीन्स हैं उनको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं तो इनका क्या होता है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, प्रोटीन काइनेसिस। फॉस्फोराइलेशन इवेंट्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एंजाइम्स protein kinases. Protein kinases are provided by the mitochondria. ठीक है, तो लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको फॉस्फोराइलेट करते हैं प्रोटीन काइनेसेस के थ्रू, तो ये एक स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दिस स्लाइड इज रिलेटेड विद द रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ oogenesis. इसका जो रेगुलेशन होता है दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। ये रेगुलेशन 3 ऑर्गन से रिलेटेड होता है, हाइपोथैलेमस, anterior pituitary gland and ovary itself. हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन GnRH को रिलीज करता है, GnRH हार्मोन को रिलीज करता है। GnRH हार्मोन इन टर्न्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स का रिलीज होता है, FSH एंड LH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये बेसिकली oogenesis से रिलेटेड होता है, जिसमें कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओवम का सिंथेसिस होता है। LH हार्मोन जो है ये बेसिकली ओवुलेशन से रिलेटेड होता है। FSH और LH दोनों को ही कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनिक हार्मोन, ठीक है, तो ये गैमेटोकाइनेटिक या गैमेटोजेनिक हार्मोन्स कहलाते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये आपके और ओवुलेशन से रिलेटेड है, इसी के साथ में आप कहते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का सिंथेसिस करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का सिंथेसिस भी किसके इन्फ्लुएंस होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिंथेसिस होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये हम oogenesis के पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जब ओवुलेशन होता है उसके बाद जो बच जाती है स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें ल्यूटिन सेल्स जो है कि एक्यूमुलेट हो जाती हैं और इसकी वजह से ये एक येलोइश कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो है इसका क्या फर्दर फेट होगा, ये डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसिस करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लेसेंटा जब तक फॉर्मेशन नहीं होता तब तक प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस कॉर्पस ल्यूटियम से ही होता है। यानी फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जितना भी प्रोजेस्टेरोन है वो सारा कॉर्पस ल्यूटियम से सिंथेसिस होता है। इसके बाद जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो आपका प्लेसेंटा से सिक्रेट आउट होता है। इसके अलावा इनहिबिन हार्मोन्स भी हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं। ये इनहिबिन हार्मोन FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो हाँ, हमने देखा हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ रेगुलेटेड। जो पूरा प्रोसेस है उसमें फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की प्रोसेस चलती हैं। देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा है। अगर एंजाइम्स या हार्मोन्स का सिंथेसिस कम है या ज़्यादा है तो उसको अकॉर्डिंगली सेट किया जा सकता है। सो हाउ ब्यूटीफुल इज रेगुलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis प्रोसेस। आई होप oogenesis से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं, आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो यू कैन सॉल्व इट बेटर। और इससे अगर कोई आपके क्वेरीज होती हैं तो यू कैन आस्क मी। Thank you so much.